Hello everybody, Manju Tyagi here from Life is Precious. Again with you with a new video on New Education Policy 2020, जो कि हमारे सामने आई है 34 सालों के बाद, 34 years के बाद, under the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan, who is a renowned dignity of ISRO. न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत सोच समझ कर बनाया गया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. प्राइमरी एजुकेशन से लेकर फाउंडेशन स्टेज से लेकर हायर एजुकेशन तक देयर आर सो मेनी चेंजेस और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति एक बड़ा माइलस्टोन सिद्ध होगी, मेरी ऐसी धारणा है. लेकिन ये पॉलिसी हमारे एजुकेशनल सिस्टम को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगी और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक 360 डिग्री शिफ्ट हमारे एजुकेशनल सिस्टम में होगा जो सारे दृश्य को बदल देगा. वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि 54 पेजेस की पॉलिसी को मैं समअप करने की कोशिश करूंगी. प्लीज एंड तक देखें ताकि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं. न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में आपका, हमारा, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा. ये इंडिया का सबसे बड़ा टीम वर्क होगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निशाना सीधे ट्रांसफॉर्मेशन पर है, पूरे कायाकल्प पर है, विच इज सर्टेनली पॉसिबल इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड एज इट इज. हमारी पौराणिक कथाओं में, ग्रंथों में, विभिन्न साहित्य में तरह तरह के चमत्कार शिक्षा जगत से संबंधित देखने को मिलते हैं, जैसे पानी में पत्थरों का तैरना, हवा में उड़ते हुए कार्य कर लेना, अद्भुत शस्त्र कला, यौगिक चमत्कार और न जाने कितने चमत्कारी दृश्य हमें सुनने में और पढ़ने में आते हैं. तो आज का तो युग विज्ञान का युग है. इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और इस डिजिटल युग में सब कुछ संभव है. इतने सारे IITs, IIMS. तो एजुकेशन पॉलिसी जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस लाना चाहती है, all those transformations are possible, but the condition is that this is implemented properly. इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं. There are so many merits and demerits, plus and minus, positive and negative points. Let's discuss one by one. So the first merit is that this 10+2 system is replaced by 5+3+3+4 system, which is certainly good. बच्चे के जो अर्ली 3 years थे उन्हें इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है. यानी अब बच्चे की एजुकेशन 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी, जो कि 6 साल की उम्र से होती थी. वो 3 साल का पीरियड इसमें बढ़ा दिया गया है. और बच्चों के इस अर्ली 5 years की सक्सेस के लिए ECCE फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCERT इसे तैयार करेगी और इसमें बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा. बच्चे को बैग के बोझ से दूर रखा जाएगा और उसे डिफरेंट चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी इंटरेस्टिंग वे में, ताकि उसे रो धोकर स्कूल ना जाना पड़े. वो खुश होकर जाए, वो लिखना सीखे, वो पढ़ना सीखे और उसे पढ़ने का शौक पैदा हो जाए और वो खेल खेल में ही उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए. उसके बाद जब वो फर्स्ट में आए तो उसका सब्जेक्ट से एक्सपोजर हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्लास में भी उसके ऊपर एग्जाम का कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा. सो सर्टेनली अर्ली 5 years, जो कि बच्चे के फाउंडेशन ईयर कहने चाहिए, ये बहुत ही सक्सेसफुली यदि इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो हमारे एजुकेशन वर्ल्ड की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी. एग्जामिनेशन के बर्डन को बहुत कम किया गया है. बच्चे को एग्जाम फेस करना होगा 3rd में, 5th में, 8th में और फिर 10th और 12th में. इस तरह से एग्जाम का बर्डन कम हुआ है और 10th और 12th में तो 2 बार एग्जाम्स होंगे. तो बच्चे का जब ये बर्डन कम होगा तो वो बिल्कुल फ्री होकर सीखने के लिए पढ़ पाएगा, जबकि अभी तक बच्चा एग्जाम पास करने के लिए रटता आया है. वोकेशनल स्किल्स उसे शुरू से ही दी जाएंगी. उस वोकेशनल स्किल्स को अपने व्यवहार में लाने के लिए उसे इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी. 6th क्लास से ही कोडिंग शुरू हो जाएगा, डिजिटल एजुकेशन शुरू हो जाएगी, लर्निंग शुरू हो जाएगी. तो सर्टेनली बच्चा सब कुछ वो शुरू से लेकर चलेगा और उसका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनेगा. सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यानी जब तक बच्चा 12th पास करके निकलेगा तो वो एक स्किल में एक्सपर्ट हो चुकेगा, और जो अब तक
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज समझी जाती थी और बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता था तो लगता था कि उसका पढ़ाई में टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भी अब मेन सब्जेक्ट्स की स्ट्रीम में आ जाएंगे। अब ऐसी कोई स्ट्रीम्स नहीं रहेंगी 9th to 12th कि बच्चा साइंस स्ट्रीम में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है या आर्ट्स स्ट्रीम में है, वो जो सब्जेक्ट चाहे पढ़ पाएगा, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर पाएगा। और उसके जो ये हॉबी सब्जेक्ट्स थे, स्पोर्ट्स और आपके ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब भी वो मेन करिकुलम में हो जाएंगे और उसके लिए भी उसकी ग्रेडिंग होगी, उसका असेसमेंट होगा और उसके क्रेडिट बैंक में उसे इन सब का क्रेडिट मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट शुरू से ही इस कोशिश में है कि इंडिया को नॉलेज में ग्लोबल पावर बना दिया जाए और इसके लिए पॉलिसीज बनती आई हैं। फर्स्ट पॉलिसी बनी थी 1968 में, उसके बाद में सेकंड पॉलिसी आई 1986 में, फिर वो 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे तो रिवाइज भी की गई और उसके बाद 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है, विच इज सर्टेनली हैविंग वंडरफुल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर और 2 करोड़ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को अगले 20 सालों में वापस स्कूल में लाया जाएगा। कितनी अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल फील्ड में पैदा होंगी, कितने स्कूल्स बनेंगे, कितने टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारा लिटरेसी और न्यूमरेसी कंडीशन कितनी इंप्रूव होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन। 4 ईयर की ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को 1 ईयर में ही पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे 4th ईयर नहीं करेंगे रिसर्च वाला, तो नेचुरली उन्हें यदि 3 साल की सिंपल डिग्री लेते हैं तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल में ही होगा। और उसके बाद में एमफिल कट कर दिया गया है इसमें कि एमफिल की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो आप पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च ग्रेजुएशन के फाइनल में जोड़ दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। वो पीजी के फाइनल में थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वर्क वगैरह आता था, एक्सक्लूसिवली 1 ईयर वहां दे दिया है, इसलिए इस एमफिल को रिमूव कर दिया गया है, जिसके कि रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस आदि सब मुश्किल होते थे। तो पीएचडी कर पाना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा और जो बच्चे आगे रिसर्च करना चाहते हैं दे कैन गो अहेड। बोर्ड एग्जाम की फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि उससे हायर स्टडीज पर फर्क आएगा, बट देयर विल बी नथिंग लाइक दैट। जी और नीट आदि के कंपटीशन में भी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड इंटेलिजेंस एंड वो सब देखा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम भी हमारे अब इस तरह से होंगे कि उसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर किए जाएंगे। तो इन कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स को किसी परेशानी का सामना मैं नहीं सोचती कि करना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी एग्जामिनेशंस 3rd, 5th, 8th, 10th, 12th they will be on the basis of cognitive values. Minimum qualification for teachers will be the 4 years B.Ed course. That's very good. Well trained and well educated, intelligent and talented staff is compulsory in the field of education. कुछ ऐसी सी कॉन्सेप्ट हो गई थी प्राइवेट स्कूल्स में तो खास तौर से कि जब कोई जॉब ना मिले तो आप टीचिंग कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी तो ऐसा नहीं है, उसमें तो कंपटीशन कॉम्पीट करके ही टीचर्स आते हैं, लेकिन एक बार वो जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अब हम तो लाइफ लॉन्ग के लिए परमानेंट हो गए। तो टीचर्स का भी कुछ मंथली ग्रेडिंग इस तरह से होना चाहिए कि उनके ऊपर भी ये प्रेशर रहे कि इफ वी डोंट डू ऑनेस्टली नेसेसरी एक्शंस कैन बी टेकन ऑन अस। जिस तरह से कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होता है, यदि टीचर्स प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे होते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। New education policy aims to set up the Parakh soon, that is the National Assessment Center for Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, which is a big deed indeed. Top 100 educational institutions will be invited and encouraged to come to India, because every year about 7,50,000 students go abroad for higher studies. So when these institutions will have their campuses in India, our students will need not to go out और हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इस तरह से हम ब्रेन ड्रेन को रिड्यूस कर पाएंगे और हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ
हायर एजुकेशन जो अब्रॉड में होती थी वो यहीं पॉसिबल होगी, जैसे कि यूएई में होता है, वहाँ सारे कैंपसेस हैं और बच्चों को वहाँ हायर स्टडीज के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन and research universities will be set up under new education policy at par with the IITs and IIMSs. So there are so many attractive goals to achieve under this policy, and this is really a challenging task. लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज भी गवर्नमेंट को इन्हें इम्प्लीमेंट करने में आने वाली हैं। सबसे पहली डिफिकल्टी जो हमारा फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज है उसे इम्प्लीमेंट करने में लैंग्वेज से रिलेटेड आने वाली है, क्योंकि आप हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने के लिए सारे क्वालिफाइड टीचर्स कहाँ से लाएंगे? दिस विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट। और जो कंट्रीज ऐसा कर पाए जैसे चाइना, जर्मनी, फ्रांस, तो दे हैड वन नेशनल लैंग्वेज, लेकिन हमारे यहाँ तो 22 एक्टिव लैंग्वेजेस हैं और इन सब में स्टडी कंटेंट प्रिपेयर करना, फिर उसे अपलोड करना, डाउनलोडेबल बनाना, दिस विल बी अ बिट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। 3 language formula in new education policy 2020 is also very painful, especially for some states like Tamil Nadu. They are not ready to accept Hindi. और इस तरह से एक गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में एक डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, एक देयर विल बी बिग गैप, बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना ही नहीं चाहेगा जब लगेगा कि यहाँ इंग्लिश एजुकेशन है ही नहीं, और आगे मेन स्ट्रीम में आकर के जो बच्चे इंग्लिश में एजुकेशन ले रहे हैं वो आगे जा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किसी भी बड़े आदमी का बच्चा या किसी भी मिनिस्टर का बच्चा, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बच्चा कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। आफ्टर ऑल वाई? तो इस तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल है, जिससे कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक डिफरेंस खड़ा हो जाए। 4 ईयर ग्रेजुएशन भी एक इशू बन सकता है कि बच्चे 4 ईयर की डिग्री तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो फर्स्ट ईयर के सर्टिफिकेट और सेकेंड ईयर के डिप्लोमा से काम चलाने लगेंगे। 3rd ईयर की डिग्री ले भी ली तो फिर रिसर्च को छोड़ देंगे। इस तरह से एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारा सफर कर सकता है। वोकेशनल स्किल्स पर यदि अनड्यू फोकस हमने किया तो क्वालिटी स्कूल एजुकेशन सफर करेगी। बच्चे का उस एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना वोकेशनल ट्रेनिंग्स में, इंटर्नशिप में होगा, एंड दिस वोंट बी गुड फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स एंड रिसर्चेस एंड एडवांसमेंट। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को सबको एक साथ क्लब कर दिया है। ये भी एक हर्डल हमारे सामने आएगी। देयर विल बी एन अनरेस्ट रिगार्डिंग दिस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अभी कोई खास गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं, तो वी हैव टू स्टिल वेट फॉर दिस, क्योंकि एकदम तो ये सब इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्लान। कम से कम इस सेशन में तो नहीं हो पाएगा। वी कैन होप कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा 2021-22 वाला, उस सेशन में ये हमारी पॉलिसीज के सारे हाईलाइट्स इम्प्लीमेंट हो पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। 6% GDP एलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले भी हुए हैं 6% GDP अलॉट, लेकिन हो नहीं पाया। सो लेट्स सी कि इस बार यदि 6% GDP होता है तो डेफिनेटली अवर एजुकेशन स्टैंडर्ड विल टच द हाइट्स ऑफ स्काई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी 6% का टारगेट बनाएं। यदि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट 6% GDP खर्च कर दे एजुकेशन पर और स्टेट गवर्नमेंट्स ना करें तो भी हमारा जो नेशनल गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज बच्चे की 5 साल वाली, उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और उसके लिए टीचर्स को बहुत डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। आपने पुराने समय में सुना होगा कितने डेडिकेटेड टीचर्स हुआ करते थे, कितने डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हुआ करते थे। अब कुछ वैसा ही मिरेकल हो जाए तो वी विल गेट द 100% लिटरेसी and the scene will be changed and this policy will be proved as a 360-degree twist in the education history. गवर्नमेंट स्कूल से अभी फिलहाल क्वालिटी एजुकेशन एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। सो गवर्नमेंट हैज टू सी टू दिस कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्वालिटी एजुकेशन कैसे पैदा की जाए, क्योंकि वहां
जो आउटपुट है, जो होना चाहिए वो नहीं है. Very few teachers are dedicated and they are working honestly. They are making the children learn what they need. And majority of teachers are enjoying their government job. That's a different thing कि उनसे ऐसे भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं जिनका एजुकेशनल सिस्टम से कोई कनेक्शन ही नहीं है. पोलियो ड्रॉप्स पिलाना, इलेक्शन ड्यूटीज, दिस एंड दैट. सो दे आर जस्ट बिजी एंड ऑल दैट. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं और जो गवर्नमेंट उन्हें देना चाहती है. स्पोर्ट्स को भी जो प्लेस दिया जाना चाहिए था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं दिया गया है. दिस इज सर्टेनली वेरी डिप्रेसिव. सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड. सारे स्ट्रीम्स को बच्चा पढ़ने के बाद में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उसकी मास्टरी नहीं हो पाएगी एंड आई थिंक ही विल बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. और इससे तो काम नहीं चल पाएगा. सो वी विल हैव टू सी द रिफाइंड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी. Success of education system depends on teachers. So our teachers need to be more dedicated, more industrious, more learning loving. Only then new education policy can achieve the goals it dreams for. चीजों को बेहतर करना है तो एजुकेशन से बड़ा कोई टूल नहीं और शिक्षक से बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं. टीचर्स प्रेरित होने के लिए एक बार इतिहास के पृष्ठों को पलटें और जानें कि किस प्रकार विश्वामित्र ने राम जैसे शिष्य पैदा किए, किस प्रकार गुरु संदीपनी ने कृष्ण जैसे शिष्य दिए, किस प्रकार भगवान बुद्ध ने आनंद जैसा शिष्य तैयार किया, किस प्रकार सूर्यदेव ने हनुमान जैसे शिष्य दिए और किस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त दिए और किस प्रकार हम आज की पीढ़ी को एक आदर्श शिक्षक दे सकते हैं जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार भले ही ना मिल सके लेकिन वे स्वयं की नजरों में अपने आप को पुरस्कृत कर सके कि मैंने भारत की आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय किया. और फिर डिसाइड करें कि हमें किस प्रकार का टीचर बनना है और हमें कैसे शिष्य पैदा करने हैं. यही देश हित में होगा, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हित में होगा. थैंक यू सो मच. यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लाइफ इज प्रेशियस को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके. आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू सून विद अ न्यू वीडियो.